नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। सेबी ने गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के लिए बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है, ताकि ईटीएफ की कीमत और असली सोने चांदी की कीमत के बीच जो अंतर आता है उसे कम किया जा सके और निवेशकों को ज्यादा सही और फेयर प्राइस मिल सके। नियामक ने सुझाव दिया है कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के लिए जो फिक्स्ड प्राइस बैंड था उसे पूरी तरह हटाया जाए और अब इनकी कीमत की लिमिट डेरिवेटिव मार्केट की तरह डायनामिक तरीके से तय की जाए, ताकि बाजार की असली चाल को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। सेबी का कहना है कि हाल के समय में सोने और चांदी की कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है और पुराना सिस्टम इस वॉलेटिलिटी को सही तरीके से नहीं दिखा पा रहा था, जिससे ईटीएफ की कीमत असली मार्केट प्राइस से काफी अलग हो जाती थी। क्योंकि सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरे दिन ट्रेड होते हैं, जबकि ईटीएफ सिर्फ भारतीय बाजार के समय में ट्रेड होते हैं, इसलिए सेबी ने इनके लिए अलग प्री ओपन सेशन शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि मार्केट खुलते ही ईटीएफ की कीमत ग्लोबल प्राइस के करीब सेट हो सके। इसके अलावा सेबी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि ईटीएफ का प्राइस बैंड पिछले ट्रेडिंग दिन के इंडिकेटिव एनएवी के आधार पर तय किया जाए और फिक्स लिमिट की जगह डायनामिक प्राइस बैंड लागू किया जाए, जिससे ईटीएफ की कीमत ज्यादा रियल टाइम और पारदर्शी हो सके और निवेशकों को ज्यादा सही वैल्यू मिल सके। आरबीआई ने बैंकों को पहली बार साफ नियमों के तहत एमएनए यानी मर्जर और अधिग्रहण के लिए फंडिंग करने की अनुमति दे दी है, जिससे भारत में डील मेकिंग का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। ये नए नियम अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2027 से लागू होंगे, जिससे बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में बैंकों की भूमिका काफी बढ़ सकती है। नए फ्रेमवर्क के तहत बैंक किसी अधिग्रहण डील का अधिकतम 75% तक फंड कर सकते हैं, जबकि कंपनी को कम से कम 25% पैसा अपनी जेब से लगाना होगा। इसका मतलब प्रमोटर की भी हिस्सेदारी होगी और कंपनियां ज्यादा कर्ज लेकर लापरवाही से डील नहीं कर पाएंगी। आरबीआई ने सख्त शर्तें भी रखी हैं, जैसे अधिग्रहण करने वाली कंपनी का नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ रुपए होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनियों को पिछले 3 वित्त वर्ष में मुनाफा दिखाना होगा और अनलिस्टेड कंपनियों को कम से कम BBB माइनस की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, ताकि सिर्फ मजबूत कंपनियां ही इस सुविधा का फायदा ले सके। अधिग्रहण के बाद ग्रुप का डेट टू इक्विटी रेशियो 3:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 12 महीने के अंदर कंट्रोल हासिल करना जरूरी होगा। साथ ही कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देनी होगी, जिससे बैंकों का रिस्क कंट्रोल में रहे और बैलेंस शीट ज्यादा कमजोर न हो। आरबीआई ने शेयर और म्यूचुअल फंड के खिलाफ लोन देने के नियम भी अपडेट किए हैं, जैसे लिस्टेड शेयर पर 60%, इक्विटी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पर 75% और डेट म्यूचुअल फंड पर 85% तक लोन की लिमिट तय की गई है। कुल मिलाकर ये बदलाव भारत में बड़े कॉर्पोरेट सौदों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएनए को तेज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ज्यादा कर्ज के जोखिम को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च करने को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी और अगले 5 साल में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को ग्रांट आधारित मॉडल से हटाकर मार्केट लिंक्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ ले जाना है। इस फंड के तहत किसी भी प्रोजेक्ट की लागत का 25% पैसा केंद्र सरकार देगी। कम से कम 50% फंड मार्केट से, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन और पीपीपी मॉडल से जुटाना होगा और बाकी पैसा राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या अन्य स्रोतों से आएगा। इससे प्राइवेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा और शहरों की फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। छोटी शहरों को बाजार से फंड जुटाने में मदद देने के लिए 5000 करोड़ रुपए का अलग क्रेडिट सपोर्ट फंड बनाया गया है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों की क्रेडिट रेटिंग और लोन लेने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही 5000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी मंजूर की गई है, जिससे छोटे शहरों को पहली बार लोन लेने में सरकार गारंटी देगी। प्रोजेक्ट्स को चैलेंज बेस्ड मॉडल से चुना जाएगा, यानी जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी और रिफॉर्म दिखाएंगे उन्हें फंड मिलेगा। पैसा तभी जारी होगा जब सुधार और तय टारगेट पूरे होंगे और इसकी मॉनिटरिंग डिजिटल पोर्टल से की जाएगी। ये फंड 3 बड़े क्षेत्रों पर फोकस करेगा, जैसे शहरों को ग्रोथ हब बनाना, पुराने शहरों का रीडेवलपमेंट और पानी सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स। सरकार का मानना है कि इससे शहरों में बड़े स्तर पर निजी निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, गवर्नेंस सुधरेगा और भारत के शहर भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस फंड का मकसद भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए लंबे समय का घरेलू वेंचर कैपिटल जुटाना और इनोवेशन आधारित कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 में शुरू हुआ था और तब से स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से ज्यादा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तक पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक इस पहल से 21 लाख से ज्यादा नौकरियां भी पैदा हुई हैं और 2025 में सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए।
पहले चरण में फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 1.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए 145 AIFs में लगाए गए थे, जिन्होंने 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश 1,370 से ज्यादा स्टार्टअप्स में किया। इससे घरेलू वेंचर कैपिटल मार्केट मजबूत हुआ और नए फाउंडर्स को फंडिंग मिलने में मदद मिली। स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 का फोकस खासतौर पर डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, शुरुआती स्टेज के फाउंडर्स और हाई रिस्क सेक्टर पर रहेगा। सरकार चाहती है कि छोटे वेंचर फंड्स को भी मजबूती मिले और मेट्रो शहरों से बाहर भी स्टार्टअप फंडिंग पहुंचे। सरकार का कहना है कि ये फंड विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है और इससे भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिससे भारत के स्टार्टअप्स दुनिया स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अगली खबर, 16th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को मिलने वाले टैक्स हिस्से में बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत दिया है, जहां अब सिर्फ गरीब राज्यों को सपोर्ट देने की सोच नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और ग्रोथ को भी इनाम देने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। राज्यों को अब भी केंद्र के टैक्स का 41% मिलेगा, लेकिन पैसा बांटने का फॉर्मूला बदल रहा है। पहली बार किसी राज्य के GDP में योगदान को टैक्स शेयरिंग फॉर्मूले में शामिल किया गया है, जिससे जो राज्य ज्यादा आर्थिक योगदान देंगे उन्हें ज्यादा हिस्सा मिल सकता है। इससे कुछ राज्यों को फायदा और कुछ को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार का मकसद राज्यों को ज्यादा ग्रोथ और बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रेरित करना है। फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जो पहले कमजोर राज्यों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करते थे। आयोग का मानना है कि लगातार मदद मिलने से सुधार की प्रेरणा कम हो जाती है, इसलिए अब राज्यों को खुद अपनी फाइनेंस सुधारने पर जोर देना होगा। लोकल बॉडीज को 2026 से 2031 के बीच करीब 7.91 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन अब 20% पैसा परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा, जैसे अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम और खुद की रेवेन्यू ग्रोथ जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी पूरा फंड मिलेगा। डिजास्टर फंडिंग का सिस्टम भी बदला गया है, जहां अब रिस्क इंडेक्स के आधार पर पैसा मिलेगा, यानी जहां खतरा ज्यादा होगा वहां ज्यादा फंडिंग होगी। बड़े और दुर्लभ आपदाओं के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनी रहेगी, लेकिन राज्यों को भी तैयारी करनी होगी। कुल मिलाकर ये फाइनेंस कमीशन सपोर्ट आधारित सिस्टम से परफॉर्मेंस आधारित सिस्टम की ओर बड़ा बदलाव दिखाता है। अब राज्यों को ज्यादा ग्रोथ, बेहतर गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाना होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल में पैसा सिर्फ जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर भी मिलने वाला है। AI को लेकर फिलहाल शेयर बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। खासकर सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाता नजर आ रहा है, लेकिन JP मॉर्गन का मानना है कि AI को लेकर डर जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है और कंपनियों की मौजूदा हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मार्केट में दिखाई दे रही है। हाल ही में एंथ्रोपिक के नए AI टूल के लॉन्च के बाद सॉफ्टवेयर शेयरों में तेज गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को लगा कि ऐसे नए AI टूल कंपनियों के बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सेल ऑफ से पूरा सॉफ्टवेयर सेक्टर प्रभावित हुआ और S&P कंपोजिट 1500 सॉफ्टवेयर इंडेक्स अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। JP मॉर्गन का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट और क्राउडस्ट्राइक जैसी बड़ी कंपनियां AI का इस्तेमाल करके अपने वर्कफ्लो और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकती हैं। इनके लंबे एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट और हाई स्विचिंग कॉस्ट शॉर्ट टर्म रिस्क को कम कर सकते हैं, जिससे इन कंपनियों का बिजनेस ज्यादा स्थिर रह सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि अभी ये साफ नहीं है कि AI लंबे समय में सॉफ्टवेयर कंपनियों की जगह ले लेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल मार्केट का रिएक्शन जरूरत से ज्यादा नेगेटिव है। हालिया तिमाही नतीजे भी काफी हद तक बेहतर रहे हैं और एनालिस्ट्स 2026 में इस सेक्टर की कमाई में करीब 16.8% ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। JP मॉर्गन ने कुछ सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की लिस्ट भी दी है, जिन पर निवेशक धीरे धीरे नजर रख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, क्राउडस्ट्राइक, ट्विलियो, ओक्टा, सर्विस नाउ, पैलो एल्टो नेटवर्क्स, Zscaler, चेकपॉइंट सॉफ्टवेयर, सेंटिनल-1, स्नोफ्लेक, डेटाडॉग, वीवा सिस्टम्स, गाइडवायर सॉफ्टवेयर, कोस्टार ग्रुप, टाइलर टेक्नोलॉजीज, JFrog, सेलपॉइंट एंड नेटस्कोप। सोमवार 16 फरवरी 2026 को शेयर बाजार में 6 कंपनियों के करीब 11.9 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 3,652.94 करोड़ रुपए बैठती है। यहाँ समझना जरूरी है कि लॉक इन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सारे शेयर तुरंत बिकेंगे, बल्कि अब उन्हें खुले बाजार में खरीद बिक्री किया जा सकता है, जिससे शेयर में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया की करीब 1.36 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का लगभग 3% ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। 3 महीने का लॉक इन खत्म होने के बाद इन शेयरों की मौजूदा वैल्यू करीब 754.8 करोड़ रुपए है और ये शेयर अपने IPO प्राइस से लगभग 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है।
JSW सीमेंट के करीब 0.2 करोड़ शेयर भी सोमवार से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिनकी कीमत 24 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन शेयरों का लॉक इन पीरियड 6 महीने या उससे ज्यादा का था और अब ये खत्म हो रहा है, जिससे शेयर में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब 3.88 करोड़ शेयर यानी कंपनी की लगभग 54% इक्विटी 16 फरवरी को ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। मौजूदा कीमत पर इन शेयरों की वैल्यू करीब 215 करोड़ रुपए है और इतनी बड़ी हिस्सेदारी खुलने से शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स के करीब 0.54 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का करीब 2% 3 महीने का लॉक इन खत्म होने के बाद ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इन शेयरों की मौजूदा कीमत करीब 114 करोड़ रुपए है और ये अपने IPO प्राइस से लगभग 8% नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बताता है कि शेयर ने अभी तक बहुत मजबूत रिटर्न नहीं दिया है। ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल के करीब 5.78 करोड़ शेयर यानी करीब 38% इक्विटी 16 फरवरी को ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। मौजूदा कीमत पर इन शेयरों की वैल्यू करीब 2518 करोड़ रुपए है और इतनी बड़ी मात्रा में शेयर खुलने से स्टॉक में भारी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स के करीब 0.11 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का करीब 2% सोमवार से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि इनका 6 महीने या उससे ज्यादा का लॉक इन खत्म हो रहा है। इन शेयरों की कीमत करीब 28.44 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये छोटे लेकिन ट्रैक करने लायक अनलॉक इवेंट माना जा सकता है। पिछले क्वार्टर में रिटेल निवेशकों की भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और कई कंपनियों में इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो दिखाता है कि छोटे निवेशक इन स्टॉक्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोल इंडिया में रिटेल निवेशकों की संख्या 22.50 लाख से बढ़कर 26.93 लाख हो गई, यानी करीब 4.43 लाख नए छोटे निवेशक जुड़े, जिससे ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। हिंदुस्तान कॉपर में भी रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी काफी बढ़ी, जहां शेयर होल्डर्स की संख्या 6.28 लाख से बढ़कर 8.31 लाख हो गई, यानी करीब 2.03 लाख नए निवेशक जुड़े। इंडिया बुल्स में रिटेल निवेशकों की संख्या 0.54 लाख से बढ़कर 2.43 लाख हो गई, जो करीब 1.88 लाख की बड़ी बढ़त दिखाता है और स्मॉल इन्वेस्टर्स का मजबूत इंटरेस्ट दर्शाता है। केन्स टेक्नोलॉजी में रिटेल शेयर होल्डर्स 2.09 लाख से बढ़कर 3.53 लाख हो गए, यानी करीब 1.43 लाख नए निवेशक जुड़े, जो टेक्नोलॉजी थीम में रिटेल इंटरेस्ट दिखाता है। अडानी पावर में भी रिटेल बेस 19.79 लाख से बढ़कर 21.16 लाख हो गया, करीब 1.37 लाख की बढ़ोतरी हुई, जिससे पावर सेक्टर में निवेशकों का भरोसा नजर आता है। ICICI बैंक में रिटेल निवेशकों की संख्या 19.23 लाख से बढ़कर 20.36 लाख हो गई, यानी करीब 1.13 लाख नए छोटे निवेशक जुड़े, जो बैंकिंग सेक्टर में मजबूत रिटेल पार्टिसिपेशन दिखाता है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में रिटेल शेयर होल्डर्स 2.14 लाख से बढ़कर 3.06 लाख हो गए, यानी करीब 0.91 लाख की बढ़ोतरी हुई, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी दिखती है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में रिटेल निवेशकों की संख्या 1.57 लाख से बढ़कर 2.35 लाख हो गई, करीब 0.78 लाख नए निवेशक जुड़े, जो टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भरोसा दिखाता है। पीसी ज्वेलर में भी रिटेल बेस 7.50 लाख से बढ़कर 8.28 लाख हो गया, यानी करीब 0.78 लाख नए निवेशक जुड़े, जिससे रिटेल ट्रेडिंग इंटरेस्ट का संकेत मिलता है। इंटरग्लोब एविएशन में रिटेल शेयर होल्डर्स 2.94 लाख से बढ़कर 3.65 लाख हो गए, करीब 0.70 लाख की बढ़ोतरी हुई, जो एविएशन सेक्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी दिखाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि रिटेल निवेशक PSU, बैंकिंग, पावर, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सेक्टर जैसे अलग अलग थीम्स में एक्टिव हो रहे हैं और ये ट्रेंड आने वाले समय में मार्केट मूवमेंट आने वाले हफ्तों में ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, इसलिए बाजार की दिशा काफी हद तक जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर निर्भर करेगी और सोमवार को बाजार कैसा खुलेगा ये पूरी तरह न्यूज़ फ्लो पर डिपेंड करेगा। US और मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर को इस रीजन में भेज दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने रेजीम चेंज की बात कही है। ट्रंप का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी सैन्य ताकत तैनात की जा रही है, जिससे संकेत मिलता है कि हालात गंभीर हो सकते हैं और किसी भी वक्त बड़ा कदम उठाया जा सकता है। US के ईरान के पीछे पड़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला कारण डॉलर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ईरान ने ऑयल को लोकल करेंसी में बेचने की बात कही थी, जिससे डॉलर की ग्लोबल पावर को खतरा हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो उस पर दबाव डालना मुश्किल हो जाता है और यही बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा कारण इजरायल की सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती हैं।
हैं और इजरायल के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। खबरों के मुताबिक अगर यूएस और ईरान के बीच बातचीत फेल होती है तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है जो करीब 1 हफ्ते तक चल सकता है, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पड़ सकता है, जिससे महंगाई और शेयर बाजार दोनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। यूएस की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ी तो यूएस कमांडोज भी भेजे जा सकते हैं। आज के समय में जियोपॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन बहुत गहरा हो चुका है, इसलिए युद्ध, टैरिफ विवाद या बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं सीधे बाजार को प्रभावित करती हैं।